हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुल ऑफ शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल ड्यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो है वो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट के लिए होने वाली है। और बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 में जो आपकी हिस्ट्री है, आज हम इस हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। और देखिए, ये जो आपकी हिस्ट्री है इसका नाम है एंशियंट सोसाइटी यानी प्राचीन समाज, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी 1 वीडियो लेकर दे दी है, यानी 1 वीडियो के हमने क्वेश्चन आंसर कवर कर लिए हैं। आज हमारी सेकंड वीडियो होने वाली है। इसमें भी हम इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन विद आंसर है उन्हें कवर करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे क्वेश्चन विद आंसर चल रहे हैं, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी बता रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लास्ट जहाँ तक हमने कवर कर लिए थे, अब हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और आपका एक क्वेश्चन रहता है कि आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो उस क्वेश्चन का आंसर भी मैं लास्ट में दे दूँगी। तो आप वीडियो को लाइक करना एंड लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिस्र की राजनीति और अर्थव्यवस्था में फ़िरौन की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी जो मिस्र की राजनीति है और अर्थव्यवस्था है, उसमें फ़िरौन की क्या भूमिका है, ये आपको बताना है। चलिए परिचय से देखेंगे। परिचय में आप लिखेंगे, मिस्र की सभ्यता लगभग 3100 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक है। प्राचीन विश्व की सबसे समृद्ध और समृद्ध सभ्यताओं में से एक है। इसमें फ़िरौन का स्थान सबसे ऊंचा है, क्योंकि देखिए जो मिस्र की सभ्यता है उसमें फ़िरौन का जो स्थान है, या ये कहें फ़िरौन जो राजा है वो सबसे ऊपर माना जाता है। फ़िरौन न केवल मिस्र का राजनीतिक और प्रशासनिक प्रमुख था, बल्कि यह देवतीय प्राप्त शासन माना जाता है। यानी देखिए, जो फ़िरौन है वो सिर्फ राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से ही मिस्र का राजा नहीं था, बल्कि उसे एक देवीय रूप भी मानते हैं। यानी फ़िरौन अपने आप को अल्लाह या फिर भगवान बुलवाता था। ठीक है। राजनीतिक और अर्थव्यवस्था दोनों में फ़िरौन का प्रभाव अत्यधिक व्यापक और निर्णायक है, क्योंकि हम इसका दोनों में ही प्रभाव बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। ठीक है। आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे राजनीति में फ़िरौन की भूमिका। राजनीति में फ़िरौन की भूमिका किस तरह से थी, पहला आप लिखेंगे शासक और देवता के रूप में स्थित। किस तरह से ये एक शासक और एक देवता के रूप में स्थित था। किस तरह से फ़िरौन मिस्र का सर्वोच्च शासक था और उसे ये देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था। उसे सूर्य देवता रा का पुत्र समझा जाता था। यानी देखिए, फ़िरौन जो है वो एक राजा तो था, लेकिन उसे देवताओं का प्रतिनिधित्व माना जाता था। और जो सूर्य देव हैं, उनका जो पुत्र है रा, वो माना जाता था कि ये सूर्य देवता का पुत्र है रा। तो इसलिए जो फ़िरौन है उसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो बहुत ज़्यादा थी। उसके आदेश को ईश्वरीय आदेश समझा जाता था, जिसे चुनौती देना असंभव था। यानी फ़िरौन के आदेश को ईश्वर का आदेश मान लिया जाता था, जिसे चुनौती कोई भी नहीं दे सकता। फिर ईश्वर के क्या आदेश को कोई चुनौती देता है, इसी तरीके से फ़िरौन को माना जाता था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सैन्य शक्ति का नेतृत्व किस तरह से। फ़िरौन मिस्र की सेना का सर्वोच्च कमांडर था, क्योंकि राजा था तो सबसे ऊपर था। वह साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने और विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व करता था, क्योंकि देखिए विदेशों से जो आक्रमण होता था उन सभी से बचाने का भी कार्य करता था। अब हम देखेंगे युद्ध में जीते गए क्षेत्र और संपत्ति से साम्राज्य की शक्ति और संपन्नता बढ़ाती थी, क्योंकि ये युद्ध में जो भी जीतता था, कहीं से भी संपत्ति या कुछ भी जीतता था, उससे राज्य की जो शक्ति है और जो संपन्नता है उसको बढ़ाने का कार्य करता था। अब हम देखेंगे कानूनी और प्रशासन, यानी कानून और जो प्रशासन में इसकी भूमिका है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे फ़िरौन सभी कानूनों और प्रशासन निर्णयों का अंतिम स्रोत था। यानी अगर फ़िरौन ने कुछ कह दिया तो वही अंतिम निर्णय होगा। वह न्याय का संरक्षक था और देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी था, क्योंकि जिस तरह से एक राजा देश में या फिर राज्य में अपने शांति बनाने का कार्य करता है, वैसे ही फ़िरौन भी करता था। अब हम देखेंगे मिस्र का प्रशासनिक ढांचा फ़िरौन के अधीन था, जिसमें उसे सलाह देने और शासन चलाने के लिए अमात्य, पुरोहित और अधिकारी नियुक्त किए गए थे। यानी देखिए, फ़िरौन को भी सलाह देने वाले कुछ लोग थे, जैसे कि अमात्य हो गए, पुरोहित हो गए या फिर अधिकारी हो गए, इनको नियुक्त किया जाता था। अब हम देखेंगे धार्मिक और सांस्कृतिक नेतृत्व कि फ़िरौन ने किस तरह से धार्मिक और सांस्कृतिक नेतृत्व ले रखा था। फ़िरौन धार्मिक अनुष्ठानों का प्रमुख था। वह सभी धार्मिक गतिविधियों की निगरानी करता था और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भव्य मंदिरों का निर्माण करता था। यानी फ़िरौन जो है वो सभी का प्रमुख माना जाता था, और जो देवताएं होते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए मंदिरों का निर्माण भी करता था। फ़िरौन ने सांस्कृतिक और स्थापत्य गतिविधियों को प्रोत्साहित किया, जैसे पिरामिड और भव्य मंदिर का निर्माण। यानी देखिए, जो फ़िरौन है उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनवाई, जैसे कि आप पिरामिड कह सकते हैं या फिर भव्य जो मंदिर हैं उनका निर्माण कह सकते हैं। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, इस तरह से 3 ट्रायंगल हैं,
जो कि हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभा रहे होते हैं। इनका जो राज़ है वो अभी भी पता नहीं चला ये किस तरह से बने हैं, या इतने बड़े-बड़े पत्थर कैसे आए, किस तरह से इन लोगों ने बनाया। तो ये फ़िरौन का है ही है, ये कहें फ़िरौन ने ही बनवाए थे, ठीक है। अब आगे देखेंगे अर्थव्यवस्था में फ़िरौन की भूमिका। अर्थव्यवस्था में फ़िरौन की क्या भूमिका थी? अर्थव्यवस्था का नियंत्रण। किस तरह से फ़िरौन के पास अर्थव्यवस्था का नियंत्रण था, इसको देखेंगे। इसमें आप लिखेंगे फ़िरौन मिस्र की पूरी अर्थव्यवस्था का केंद्र था। भूमि, जल, प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व फ़िरौन के पास था। यानी देखिए पूरी अर्थव्यवस्था का जो केंद्र था वो फ़िरौन ही था। उसके पास भूमि, जल, प्राकृतिक संसाधन सारी चीज़ें उसी के कंट्रोल में थी, ठीक है। हम देखेंगे कृषि उत्पादन और मिस्र शक्ति का नियोजन फ़िरौन की देख-रेख में होता था। यानी कितनी कृषि उत्पाद होगी या फिर श्रम कितना लगेगा, ये सारी चीज़ें फ़िरौन के ही देख-रेख में होती थी। अब हम देखेंगे सिंचाई और जल प्रबंधन। फ़िरौन की अर्थव्यवस्था मुख्यतः नील नदी पर निर्भर थी, क्योंकि जो मिस्र सभ्यता है वो नील नदी के किनारे बसी हुई थी। फ़िरौन नील नदी की बाढ़ और सिंचाई व्यवस्था का प्रमुख था। बाढ़ के पानी का उपयोग करके कृषि योग्य भूमि तैयार की जाती थी। यानी देखिए जब बाढ़ आती थी तो बाढ़ के ही पानी का यूज़ करके जो कृषि योग्य ज़मीन है वहाँ पर उसे पानी को भेजा जाता था, जिसकी वजह से वो कृषि योग्य बन जाती थी, उसे अच्छी सिंचाई मिल जाती थी। बड़ी नहरों और जलाशयों का निर्माण का कार्य फ़िरौन के अधीन था। यानी ये बड़ी नहरों और जो जलाशय होते हैं उनका भी निर्माण करवाया करता था, ठीक है। अब हम देखेंगे कर समग्र और राजकोष का प्रबंधन। यानी कर समग्र और राजकोष का प्रबंधन किस तरह से था। फ़िरौन के अधीन अधिकारी कृषि उत्पादन, व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधियों पर कर संग्रह करते थे। यानी ये भी कर लेते थे कृषि पर और जो उत्पादन होता है व्यापार पर, इन सभी पर। करों का प्राप्त संसाधनों का उपयोग मंदिरों के निर्माण, सेना के खर्च और प्रशासनिक कार्यों में किया जाता था। और जो भी कर आता था, जो भी टैक्स आता था, उसका जो यूज़ है वो मंदिरों को बनाने के लिए, सैन्य खर्चे के लिए और प्रशासन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए किया जाता था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आगे अब हम देखेंगे व्यापार और विदेशी संबंध। यानी व्यापार कैसा था और इनका विदेशी संबंध कैसा था। फ़िरौन ने लंबी दूरी के व्यापार को प्रोत्साहित दिया। मिस्र ने लेबनान, नीबिया और मेसोपोटामिया के साथ व्यापार स्थापित किया। यानी देखिए बहुत दूरी दूरी तक ही व्यापार करता था। व्यापार के माध्यम से लकड़ी, सोना, तांबा और अन्य आवश्यक वस्तु प्राप्त की जाती थी। यानी यहाँ पर लकड़ी, सोना और जो तांबा है, ऐसी बहुत सारी जो आवश्यक वाली वस्तु हैं वो व्यापार के माध्यम से प्राप्त करते थे। श्रम शक्ति का संगठन किस तरह से। फ़िरौन के अधीन श्रम और दासों को विशाल निर्माण परियोजनाओं में लाया जाता था, जैसे पिरामिड और मंदिर। यानी देखिए जो दास हैं उन्हें लाया जाता था फ़िरौन के पास, ताकि जो परियोजना है उनमें वो काम कर सकें। जैसे कि जब पिरामिड बने थे, जब मंदिर बने थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विशाल थे, तो लाखों लोगों की संख्या चाहिए थी इन्हें बनाने के लिए, ठीक है। यह सुनिश्चित करना कि श्रम शक्ति संगठित और उत्पादन रहे, ये फ़िरौन की जिम्मेदारी थी। यानी जो श्रम है वो संगठित रहे, सारे वर्कर्स काम करें, ये फ़िरौन की ही जिम्मेदारी थी। अब हम देखेंगे धार्मिक पहलू और फ़िरौन का आर्थिक प्रभाव। किस तरह से फ़िरौन का धार्मिक और देवता प्राप्त स्थान अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव डालता था, ठीक है। मंदिर और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बड़ी मात्रा में संसाधन खर्च किए जाते थे, क्योंकि फ़िरौन द्वारा धार्मिक चीज़ों के लिए और मंदिर निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा संसाधन खर्च किए जाते थे। देवताओं को प्रसन्न करने के नाम पर जनता के कर और उपहार एकत्रित किया जाता था। यानी ये बोलते थे कि देवताओं को प्रसन्न करना है और जो जनता है उससे कर लेते थे, उपहार लेते थे, ठीक है। जिससे राज्य का कोष समृद्ध होता गया, जिसकी वजह से जो राजा है वो बहुत ज़्यादा समृद्ध होता गया, या राजा का जो खजाना होता है वो भरता गया, ठीक है। अब आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे प्रसिद्ध प्रसिद्ध फ़िरौन और उनकी उपलब्धियाँ। यानी फ़िरौन के पास कौन कौन सी उपलब्धियाँ थी। तो पहले हम देखेंगे खूफू, चीज़ों का महान पिरामिड बनाने के लिए प्रसिद्ध। यानी देखिए खूफू कहा जाता था इन्हें, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा जो प्रसिद्ध पिरामिड है वो बनाया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रामसेस देवते, भव्य मंदिरों के निर्माण और सैन्य अभियानों के लिए इन्हें कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे हटेशपुत, व्यापार को बढ़ावा देने वाली महिला फ़िरौन। यानी इसने व्यापार को भी बढ़ावा दिया, इसीलिए इसे महिला फ़िरौन भी कहा जाता था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अखंडादेव, एक शवरवाद का प्रचार करने वाला फ़िरौन, ठीक है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष, कि निष्कर्ष में अब हम क्या लिख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिखेंगे
मिस्र की राजनीति और अर्थव्यवस्था में फ़िरौन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। किस तरह से वो अभी हमने देखा, ये न केवल एक शासन और सैन्य नेता था बल्कि एक धार्मिक सांस्कृतिक मार्गदर्शन भी था, क्योंकि ये सिर्फ राजा ना होकर एक धार्मिक और सांस्कृतिक मार्गदर्शन भी देता था। अर्थव्यवस्था के हर पहलू जैसे कृषि, व्यापार और श्रम शक्ति का संगठन फ़िरौन के नियंत्रण में था, क्योंकि हर चीज़ फ़िरौन के नियंत्रण में होती थी। राजनीतिक और अर्थव्यवस्था में फ़िरौन की शक्तिशाली स्थिति ने मिस्र को प्राचीन सभ्यताओं में से एक अग्रणीय स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि फ़िरौन का जो स्थान था वो सभी सभ्यताओं में सबसे ज़्यादा माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनोअन सभ्यता तथा माइसिनियन सभ्यता के ऊपर चर्चा करें। यानी इस क्वेश्चन में आपको मिनोअन सभ्यता और माइसिनियन सभ्यता के ऊपर बताना है। देखिए, अगर ये क्वेश्चन अलग अलग भी आता है कि माइसिनियन सभ्यता और मिनोअन सभ्यता के बारे में बताओ, तो आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे परिचय। परिचय में हम देखेंगे मिनोअन सभ्यता और माइसिनियन सभ्यता के बारे में। मिनोअन और माइसिनियन सभ्यता इंडियन सागर क्षेत्र की दो प्रमुख सभ्यता है। यानी देखिए, ये दोनों ही सभ्यता इंडियन जो सागर क्षेत्र है वहाँ की दोनों ही प्रमुख सभ्यताओं में से एक मानी जाती हैं। दोनों ही प्रमुख हैं, जिनका विकास कांस्य युग, यानी इनका जो विकास है वो कांस्य युग के दौरान हुआ था। यह सभ्यता यूरोप की प्रारंभिक उन्नति कृषि संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, क्योंकि ये जो है ये यूरोप की जो प्रारंभिक उन्नति है, संस्कृति है, उसका प्रतिनिधित्व करती हुई हमें दिखाई देती है। इन दोनों सभ्यताओं का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव ग्रीक सभ्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इन दोनों सभ्यताओं की ही वजह से जो ग्रीक सभ्यताएं हैं उनका विकास हुआ था। ठीक है, अब हम देखेंगे मिनोअन सभ्यता। पहले हम मिनोअन सभ्यता की बात कर लेते हैं। तो समय और स्थान देखेंगे। मिनोअन सभ्यता का विकास लगभग 2000 से 1450 ईसा पूर्व में हुआ था। यह सभ्यता मुख्य रूप से क्रीट द्वीपीय पर केंद्रित थी। यानी ये जो सभ्यता है वो क्रीट द्वीपीय पर केंद्रित मानी जाती है। इसका नाम प्रसिद्ध राजा मिनोअन के नाम पर रखा गया, और मिनोअन जो सभ्यता है उसका नाम ही प्रसिद्ध जो राजा मिनोअन था उसके आधार पर रखा गया। अब हम देखेंगे राजनीतिक और प्रशासन। मिनोअन सभ्यता की केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली थी। ठीक है, सरकार का मुख्यालय महलों में होता था, जो राजनीतिक का आर्थिक केंद्र था। यानी देखिए, जो मुख्यालय था सरकार का वो महलों में होता था, और वही राजनीति का आर्थिक केंद्र होता था। नोसस का महल मिनोअन सभ्यता का सबसे प्रमुख केंद्र है। यानी नोसस का जो महल है वो मिनोअन सभ्यता का सबसे प्रमुख केंद्र है। वहीं सबसे ज़्यादा जो राजा बैठा करता था। ठीक है, अब हम देखेंगे अर्थव्यवस्था और व्यापार कि यहाँ का जो अर्थव्यवस्था थी और यहाँ का जो व्यापार था वो कैसा था। मिनोअन सभ्यता की अर्थव्यवस्था समुद्री व्यापार पर आधारित थी, क्योंकि जो भी व्यापार होता था वो समुद्र के आधार पर होता था। ये सभ्यता तांबा, टीन और आभूषणों के व्यापार के लिए मिस्र, सीरिया और मेसोपोटामिया जैसे क्षेत्रों के साथ व्यापार संबंधित रखती थी। यानी देखिए, ये जो है तांबा, टीन और आभूषणों का व्यापार करते थे, जो जो कि ये मिस्र से करते थे, सीरिया से, मेसोपोटामिया जैसे क्षेत्रों से करते थे। शिल्पकला, विशेषकर मिट्टी के बर्तनों, भित्र चित्रों में उन्नति। यानी देखिए, ये जो थे चित्रकला में बहुत ज़्यादा उन्नति है, खासकर मिट्टी के बर्तनों पे बनाने में। ठीक है, अब हम देखेंगे समाज और संस्कृति। यहाँ के समाज और संस्कृति कैसी थी। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, मिनोअन समाज में महिलाओं का उच्च स्थान प्राप्त था और धार्मिक अनुष्ठानों में उनकी भागीदारी प्रमुख थी। यानी महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी थी। यहाँ इन्हें उच्च स्थान पर रखा जाता था। धार्मिक अनुष्ठानों में भी ये पार्टिसिपेट करती थी। कला और स्थापत्य में उनकी उत्कृष्टता दिखाई देती है। फ्रेस्को चित्रण, विशेष रूप से नृत्य और धार्मिक अनुष्ठानों के दृश्य मिनोअन संस्कृति की पहचान है। यानी देखिए, यहाँ पर महिलाओं का योगदान चित्रकला में भी देख सकते हैं, और यहाँ की जो फ्रेस्को चित्रकला है और नृत्य है, इसमें धार्मिक अनुष्ठान जो है ये इसकी महत्वपूर्ण संस्कृति या फिर महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में हम देख सकते हैं। धार्मिक जीवन में प्रकृति और देवी देवताओं की पूजा महत्वपूर्ण थी। यानी अगर हम धार्मिक की बात करें तो यहाँ पर देवी देवता हैं और जो प्रकृति है उसकी पूजा मेनली करी जाती थी। अब हम देखेंगे पतन, कि ये इतनी अच्छी सभ्यता थी तो इसका पतन कैसे हुआ। मिनोअन सभ्यता का पतन लगभग 1450 ईसा पूर्व में हुआ। इसमें मुख्य कारण प्राकृतिक आपदाएं, यानी ऐसी चीज़ें जो प्रकृति द्वारा हुए हैं, जैसे कि भूस्खलन हो गया, तूफान हो गया, बाढ़ हो गई, ऐसी चीज़ें हुई
जिसकी वजह से जो मिनोअन सभ्यता थी वो कहीं न कहीं नष्ट हो गई और माइसिनियन सभ्यता का द्वारा आक्रमण माना जाता है और ये माना जाता है या तो प्राकृतिक आपदा आई होगी या फिर जो मिनोअन सभ्यता है उस पे माइसिनियन सभ्यता ने आक्रमण कर दिया होगा। इसी वजह से जो मिनोअन सभ्यता है वो खत्म हो गई। अब हम देखेंगे माइसिनियन सभ्यता। माइसिनियन सभ्यता को देखेंगे, इसमें हम देखेंगे समय और स्थान किस तरह से। माइसिनियन सभ्यता का विकास 1600 और से 1100 ईसा पूर्व माना जाता है। ये सभ्यता मुख्य रूप से ग्रीस के मुख्य भूभाग पर स्थित थी, यानी ये जो सभ्यता है ये ग्रीस के भूभाग पर स्थित थी। माइसीने, तेईस और पाइलोस मुख्य केंद्र थे और यहाँ पर ये सारे ही मुख्य केंद्र थे। इस सभ्यता का नाम माइसीनियस नगर के नाम पर रखा गया, यानी देखिए यहाँ पर एक माइसीनियस नगर था जिसकी वजह से इस सभ्यता को माइसीनियस सभ्यता कहा जाने लगा। राजनीतिक और प्रशासन। माइसीनियस समाज में राजाओं का शासन था, उन्हें वनाकस कहा जाता था, यानी देखिए यहाँ जो राजा था उसको वनाकस के नाम से जाना जाता था। सभी राजाओं को, जैसे हम राजा बोलते हैं, वहाँ वनाकस बोला जाता था। महल, प्रशासन और सैन्य केंद्र था जहाँ से शासन पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण था, यानी एक महल होता था जिससे ही जो शासन है वो किया जाता था और पूरे जो क्षेत्र है उस पर नियंत्रण पाया जाता था। सत्ता के विकेंद्रीकरण के बजाय केंद्रीकृत शासन की प्रकृति थी, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण ना होकर एक केंद्रीकृत सरकार होती थी। और अगर हम यहाँ की अर्थव्यवस्था और व्यापार की बात करें तो माइसीनियस अर्थव्यवस्था कृषि और समुद्री व्यापार पर आधारित थी। ये भी कृषि और जो समुद्री व्यापार है उस पर ही आधारित थी। व्यापार के लिए एशिया माइनर, मिस्र और लेवात जैसे क्षेत्रों से संपर्क किया जाता था, यानी ये इन क्षेत्रों से व्यापार करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे माइसीनियस सभ्यता ने तांबा, सोना और अन्य धातुओं का व्यापार उपयोग किया, यानी यहाँ पर तांबा, सोना और जो अन्य धातु हैं उनके व्यापक उपयोग इन्होंने किया था। अब हम देखेंगे समाज और संस्कृति, यानी यहाँ का समाज और संस्कृति कैसी थी। माइसीनियस समाज युद्धता संस्कृति पर आधारित है, यानी ये जो समाज है ये युद्धता संस्कृति पर आधारित था। माइसीनियस वस्तुओं में किलाबंद महलों और मकबरों का निर्माण महत्वपूर्ण था, यानी यहाँ पर जो वस्तुकला है वो किलेबंद महलें और जो मकबरे हैं उनको बनाया जाता था। इस सभ्यता ने रेखिक बी लिपि का विकास किया जिसे ग्रीक भाषा का प्रारंभिक रूप माना जाता है, यानी इस सभ्यता में ही रेखिक बी जो लिपि है उसका यूज किया गया जो कि ग्रीक भाषा की एक प्रारंभिक रूप है। इसी के बाद ग्रीक भाषा बनी। ठीक है, माइसीनियन कला में सैन्य दृष्टि, धार्मिक अनुष्ठान और शिकार का चित्रण प्रस्तुत करते हैं, यानी यहाँ सैन्य दृष्टि और जो शिकार वगैरह है वो भी करते थे। अब हम देखेंगे पतन में हम देखेंगे माइसीनियस सभ्यता का पतन लगभग 1100 ईसा पूर्व में हो गया। इसमें मुख्य कारण आंतरिक विरोध, डोरियन आक्रमण और प्राकृतिक आपदा मानी जाती है, यानी ऐसा माना जाता है हो सकता है आंतरिक विरोध हो गया हो जिसकी वजह से जनता ने एक दूसरे को मार लिया हो, या फिर डोरियन आक्रमण हुआ हो, या फिर प्राकृतिक कोई आपदा आ गई हो। ठीक है, अब हम देखेंगे तुलना दोनों में, माइसीनियंस में भी और मिनोअन में भी, दोनों पे हम देखेंगे कि ये दोनों किस तरह से हम इनकी तुलना कर सकते हैं। यहाँ पक्ष लिखे हैं, या मिनोअन लिखा है या माइसीनियन सभ्यता लिखा है। अगर स्थान की बात करें तो ये क्रीट द्वीप पे थी और ये ग्रीस का मुख्य भूभाग पर थी। समाज की बात करें तो यहाँ शक्तिपूर्ण और पितृसत्तात्मक तत्व थे और यहाँ युद्ध, समाज और पितृसत्तात्मक तत्व था। ठीक है, अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो समुद्र व्यापार आधारित है, कृषि और व्यापार पर आधारित थे। अगर कला और स्थापत्य की बात करें तो भव्य महल और प्राकृतिक दृश्य थे और किलेबंद महल और सैन्य दृष्टि का चित्रण मिलता है यहाँ। अगर धार्मिक की बात करें तो देवी पूजा और प्राकृतिक आधारित होती थी और देवताओं और युद्धोत्तों की पूजा होती थी इनके अंतर्गत। आई होप आपको दोनों के जो डिफरेंसेस है वो समझ में आ गए होंगे। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। क्या आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? चलिए देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिखेंगे मिनोअन और माइसीनियन सभ्यता प्राचीन यूरोप और प्रारंभिक संस्कृति और आर्थिक गतिविधियों का प्रतीक है, क्योंकि ये जो है ये प्रारंभिक संस्कृति जो हमारी आर्थिक गतिविधि है उनका प्रतीक हमें देती हैं। मिनोअन सभ्यता शांतिपूर्ण और व्यापारिक थी, जबकि माइसीनियन सभ्यता युद्ध और संस्कृति और सैन्य विस्तार पर केंद्रित थी, यानी जो मिनोअन सभ्यता थी वो शांतिपूर्ण और व्यापार पर केंद्रित थी और जो माइसीनियन सभ्यता थी वो युद्ध और संस्कृति और जो सैन्य विस्तार होता है इस पर केंद्रित थी। दोनों सभ्यताओं ने सभ्यता के विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया, यानी दोनों ही सभ्यता ग्रीक सभ्यता के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हुए हमें दिखाई देती हैं। और यहाँ आपके पूरे ही होल बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कवर हो जाते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम ID चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो
या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ के लिए, नोट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहाँ भी प्रोवाइड करवा दूँगी। चलिए फिर आप मेरी वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।